सभी को नमस्ते। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक। एक्चुअल में यह टॉपिक कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास से जुड़े हुए भाग भारत और समकालीन विश्व भाग 2 की पहली इकाई यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इससे जुड़ी हुई है। ये टॉपिक है क्रांतियों का युग 1830 से 1848। इससे पहले के जो टॉपिक रहे हैं उनकी वीडियो में हमने तैयार करके डाल दी थी। अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वहां जाके आप जरूर देखें। आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आप नए हैं तो आप चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब कर लें, और आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सभी का धन्यवाद। चलिए हम बात कर लेते हैं क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848 तक। इस दौरान जो बातें होती हैं यूरोप की बात कर रहे हैं हम। हमारा जो टॉपिक है वही है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसके अंदर जिस प्रकार से हमने पुराने वीडियो के अंदर जो बातें करी थी, किस प्रकार से फ्रांस के अंदर जो बातें उभरी थी, किस प्रकार से क्रांति उदय होने के पीछे जो घटनाएं घटी थी, वो सारी चीजें हमने समझ ली थी। अब 1830 से 48 के बीच में जो बात हो रही है, इनको हम समझे तो जो बातें हैं खास एक तो रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित हो गई थी उस टाइम में। और रूढ़िवादी व्यवस्था आपको पता है कि नेपोलियन के बाद में जो व्यवस्था स्थापित हो रूढ़िवादी व्यवस्था थी, उसके विरुद्ध में जो भी उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने क्रांति करी। और एक्चुअल में जो उदारवाद और राष्ट्रवाद की भावना थी वो क्रांति के रूप में ही आके आई। और ये इटली, जर्मनी के एरिया थे, ओटोमन साम्राज्य के एरिया थे, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, पोलैंड, इन सब एरिया के अंदर ये भावना जो है काफी प्रबल हुई। और इसका नेतृत्व करने वाले उदारवादी क्रांतिकारी एक्चुअल में ये शिक्षित मध्यम वर्ग के थे। और इसमें प्रोफेसर, स्कूल के अध्यापक, कलरक, वाणिज्य व्यापार में लगे हुए मध्यम वर्ग के लोग थे। ये इस चीज को आगे बढ़ा के चल रहे थे। और ये पहले फ्रांस में होता है, फ्रांस में शुरू होती है ये। और ये जुलाई 1830 की बात है, वहाँ 1830 में ये क्रांति होती है। बूबो राजा एक्चुअल में इसको 1815 के अंदर रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान बहाल किया गया था। आपको पता है नेपोलियन का पतन हुआ और उसके बाद में बूबो राजाओं को का जो पहले राज था उन्हीं को वापिस सत्ता में बहाल कर दिया। तो वो भी काफी निरंकुश थे, उनके विरुद्ध भी जनता परेशान हो गई। और उनको यानी कि इनको बूबो राजाओं को उदारवादियों ने उखाड़ फेंका और उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया। और अध्यक्ष कौन बन गया? लुई फिलिप। और इसके बारे में मेटरनिक की एक टिप्पणी, ये भी याद रखना, मेटरनिक ने कहा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। यानी फ्रांस की घटनाओं का असर पूरे यूरोप पर पड़ता है। और जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में जो विद्रोह भड़के उसका असर देखो, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड ये अलग हो गया। तो यानी असर जो है फ्रांस की जुलाई क्रांति का सभी जगह पड़ा है। और ये जो असर है यूनान की क्रांति के बाद में और हुआ। यानी यूनान की क्रांति ने सबको दिशा दी। यूनान की जो स्वतंत्रता क्रांति थी इसको सभी ने, एक्चुअल में यूनान जो है ये ओटोमन साम्राज्य का भाग था। और यूनान के अंदर जो क्रांति करी यूनान के लोगों ने, यूनान के राष्ट्रवादियों ने, और ये प्रारंभ 1821 में होती है। इनको बाहर के जो लोग थे यानी यूनान के लोग जो बाहर रह रहे थे उन्होंने, निर्वासित यूनान के लोगों ने भी समर्थन दिया। ये पश्चिमी यूरोप के अंदर रहते थे और ये प्यार करते थे, प्राचीन यूनानी संस्कृति से बड़ा लगाव रखते थे। और यूनान के कवि कलाकार वो भी एक बात कहते थे कि यूनान यूरोपीय सभ्यता का पालना, ये चीज बता के बड़ी प्रशंसा करते थे। और इस प्रशंसा से जो यूनान के राष्ट्रवादी बड़े खुश होते थे। और इसी से यूनान राष्ट्र की जो नींव है वो मजबूत होती गई। और एक्चुअल में एक बात और थी, यूनान के अंदर जो यूनान के ऊपर जो राज हो रहा था ओटोमन साम्राज्य का, वो मुस्लिम शासक थे। और इनके विरुद्ध तैयार करना ये भी एक बड़ी बात थी। और सभी ने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया। इसका एक एग्जाम्पल दिया है कवि लॉर्ड बायरन। इसने पैसा इकट्ठा किया, बाद में लड़ाई भी लड़ी और 1824 में बुखार में मारा भी गया। और इसका फिनिश होता है 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि होती है। और इस संधि के बाद में यूनान एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कुस्तुनतुनिया की संधि। रोमानी कल्पनाओं की बात करें, इनके साथ राष्ट्रवाद किस तरह से तैयार होता है, तो हम तो क्या सोचते हैं कि लड़ाई झगड़े से ही राष्ट्र तैयार हो जाएगा। नहीं, लड़ाई झगड़ा एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और राष्ट्र के निर्माण के लिए संस्कृति मेन होती है, कला,
आपके काव्य, कहानी, किस्से, संगीत, ये राष्ट्र की भावनाओं को बढ़ाते हैं। और रोमानीवाद की बात करें तो रोमानीवाद क्या है, एक सांस्कृतिक आंदोलन है, आंदोलन था, आज भी एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में अगर राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाया जाता है तो वो बेहतर होता है। आज इस चीज से ये भावना और उभरी। और रोमानी कलाकार और कवि, इनका जो काम करने का तरीका भी थोड़ा अजीब था। ये क्या करते थे, तर्क वितर्क और विज्ञान का जो महिमा मंडन था ना, उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देते थे, उनकी आलोचना करते थे। और उसकी जगह जिसको ध्यान देते थे, जिसके ऊपर ज्यादा फोकस रखते थे, वो भावना, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देते थे। और इनका मेन फोकस क्या था, एक तो साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति ये होनी जरूरी है, और एक साझा सांस्कृतिक अतीत। ठीक है, ये चीज अगर है तो राष्ट्र की नींव मजबूत हो जाएगी, राष्ट्र का आधार जो है वो तैयार होगा। ये जरूरी, रोमानी कलाकारों की ये मेन चीज थी कि ऐसा करना जरूरी है। और इसके बारे में देखो, एक जर्मन का दार्शनिक है योहान गॉटफ्रीड, ये रोमानी चिंतक ही है, इसने भी कहा है कि दावा किया है कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में है। यानी हमने यानी जर्मन के लोगों ने दूसरे देश के ऊपर कब्जा करके और उसको जर्मनी के अंदर मिला के और वो जर्मनी का एरिया बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उनकी कल्चर अलग है, उनके अंदर सच्ची जर्मन संस्कृति नहीं है। सच्ची जर्मन संस्कृति वहाँ के आम लोगों के अंदर है। और ये चीज समझने के लिए देखो, ये बहुत जरूरी है। सच्ची आत्मा, लोकगीत, जन काव्य, आपके लोक नृत्य, इनके अंदर ये राष्ट्र की भावना प्रकट होती है। ठीक है, और लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को इकट्ठा करना, उनको फैलाना, और इनके अंदर राष्ट्र जो है वो तैयार होता है। और ये एक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण परिकल्पना है। स्थानीय बोलियों पर बल देना, स्थानीय लोक साहित्य को इकट्ठा करना, इनके सारे राष्ट्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये पोलैंड की बात करिए, पोलैंड के ऊपर खास लागू हुई ये चीज़, क्योंकि पोलैंड के ऊपर कई देशों का राज था, रूस, परसा, ऑस्ट्रिया, इन्होंने सबने मिलकर पोलैंड को बांट रखा था। पोलैंड कोई स्वतंत्र स्टेट था नहीं, पोलैंड के पास खुद का जो क्षेत्र था ना वो सारा इन्हीं के कब्जे में था। तो हम कह ही नहीं सकते कि आज के टाइम में पोलैंड कैसे बड़ा होगा, उन्होंने सबने बांट रखा था इस पूरे। लेकिन उसके अंदर क्या था, एक साझा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, यानी संगीत और भाषा से वो राष्ट्र को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने इसमें मदद भी, जैसे कैरोल कोपिस्की ने एक काम किया, उसको बताया है, इसने ओपेरा और संगीत के माध्यम से लोगों को जागृत किया। पोलेनस और माजूर का जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आगे बढ़ाया। और रूस का जो पोलैंड के ऊपर कब्जा था, रूस ने तो इतना प्रभाव रखा कि पोलिश भाषा को स्कूलों से हटा दिया और वहाँ पर जबरदस्ती रूसी भाषा लाद दी। रूसी के अंदर ही आपको सारा काम करने पड़ेगा, जबरदस्ती भावनाएं ला दी। तो इससे क्या होगा, 1831 में एक विद्रोह भी होता है। और यानी कुल मिला के बात एक ही है कि दूसरा जो उसके ऊपर तरह का कल्चर डाला जाएगा तो उसका विरोध होगा। और इसीलिए राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए उनकी लोकल जो कल्चर है वो संरक्षित रखनी जरूरी है। और यानी सारी चीज़ें हैं ना, इसीलिए पोलिश भाषा के अंदर उन्होंने चलाई, सारे आंदोलन पोलिश भाषा में चलाए, सारे संस्थाएं जो है उनके अंदर पोलिश भाषा को कंपलसरी किया। और इसके सारे वो ये चाह रहे थे कि रूस को हम खदेड़ पाएंगे। और इसीलिए वहाँ के जो भी पादरी बिशप है उन सबको जेल में डाल दिया, क्योंकि वो रूसी भाषा को काम में नहीं लेते थे और रूसी भाषा के प्रचार प्रसार को मना कर दिया। तो इससे रूस से काफ़ी भड़का, उन्होंने काफ़ी इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए। एक एग्जाम्पल के रूप में भी समझाया है, ये ग्रीम बंधुओं की कहानी समझाई है। एक्चुअल में ये जैकब ग्रीम और विल्हेम ग्रीम ये दो भाई थे, ये जर्मनी की घटना है। ये कानून की पढ़ाई पढ़ते थे उस टाइम में, शौकिया रूप से शौकिया थे। ये किसके शौकिया थे, पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करते थे, किसी के पास बैठ के उससे कहानी सुनी, फिर उस कहानी को लिख लेते थे और वो जो चीज़ें हैं उनको लिपिबद्ध करके सभी तक पहुंचाई। ये सच्ची कहानियाँ थी, इनको लोगों ने पसंद किया। उसके बाद में इनका राजनीति के अंदर भी पदार्पण हो गया, उदारवादी राजनीति के अंदर आ गए। उन्होंने बाद में इस साहित्य को और फैलाया। एक्चुअल में इनका मकसद क्या था, इनका मकसद धीरे धीरे बाद में क्लियर हुआ कि ये उस सच्ची संस्कृति को लोगों तक फैला के एक
ओरिजिनल जर्मन कल्चर के रूप में लोगों को तैयार करना जरूरी था। ये क्या मानते थे कि फ्रांस की जो कल्चर है ये जर्मनी की कल्चर को बर्बाद कर देगी, इसीलिए उनका फोकस क्या था, लोक कथाएं इकट्ठी करें, इसी के सारे सच्ची जर्मन भावना जो है वो उभर के आए। और ये जो चीज़ थी ये इतनी प्रबल हुई कि वास्तव में फ्रांस के प्रभुत्व का इसके सारे इतना बड़ा विरोध हुआ कि फ्रांस वहाँ से हटा ही। तो ये भी एक तरीका है। युद्ध एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है और रूमानीवाद जो है वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह, इनकी बात करें तो इनके सहारे राष्ट्रवाद कैसे आगे बढ़ा। ये 1830 के दशक की बात करें, यूरोप के अंदर जो घटनाएं घटती हैं, देखो जनसंख्या काफ़ी बढ़ती है, लोग शहरों के अंदर भाग जाते हैं, शहरों में नौकरियों की तलाश के अंदर यानी रोज़गार कम है, लोग रोज़गार पाने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, शहरों के अंदर काफ़ी भीड़ भड़ाका बढ़ जाता है, नगरों के अंदर जो छोटे उत्पादक थे वो बर्बाद हो जाते हैं। कारण वो इंग्लैंड से जो बना बनाया सस्ता कपड़ा आने लगा, उससे प्रतिस्पर्धा के रूप में वो पिछड़ जाते हैं और उनको क्या होता है, आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान होता है। ऐसा इंडिया को भी होता है। इंडिया के अंदर भी ये रूमानीवाद है, ये इतना तो नहीं लेकिन कुछ हद तक चला था। क्योंकि तो इंडिया के अंदर मेन चीज़ क्या थी, इंडिया के अंदर साहित्य की बड़ी कमी रही है। जितना साहित्य उन कंट्रीज़ के अंदर तैयार हुआ उतना इंडिया के अंदर तैयार नहीं हुआ। इस वजह से इंडिया के अंदर काफ़ी योगदान रहा है कि सशस्त्र संघर्ष का लोगों ने पूरी मारकाट के साथ काम लिया और इस वजह से इंग्लैंड को यहाँ से पीछे हटना पड़ा। जबकि बाकी देशों के अंदर जो हुआ उनके अंदर एक सांस्कृतिक आंदोलन भी चला, साथ साथ में उसका भी बड़ा योगदान रहा। तो हम जो बात कर रहे थे कि इंग्लैंड का जो कपड़ा जो है उसने वहाँ के बाज़ारों को बर्बाद कर दिया। और आपको पता है इंग्लैंड तो औद्योगिकीकरण जो हुआ उस दौर के अंदर टॉप पे रहने वाला इंग्लैंड ही था और ये सारा कपड़े के सेक्टर में सबसे ज़्यादा असर पड़ा। छोटे मोटे कारखाने वो सब बर्बाद हो गए। एक्चुअल में सारा काम मशीनों से होता था, मशीनें इंग्लैंड के पास ज़्यादा थी। और ये जो काम है इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग हैं इतने सारे बोझ के नीचे दब गए कि उनको इतनी कठिनाइयाँ हुई कि वो विद्रोह तो अपने आप ही खड़ा होना था। किसानों की बात करें तो किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, गाँवों के अंदर गरीबी फैल गई। तो इन सारी घटनाओं ने भी क्या किया, वहाँ पर राष्ट्रवाद के रूप में यानी एक नई भावना के रूप में लोगों को खड़ा करने कि ये सिस्टम जो है ये अच्छा नहीं, हम अलग सिस्टम तैयार करेंगे, यही तो राष्ट्रवाद है। तो इसके पीछे भूख है, आपकी कठिनाइयाँ हैं, आपके जो जन विद्रोह, ये सारे महत्वपूर्ण रहे। 1848 की बात करें तो इसमें खेतीबाड़ी के ऊपर काफ़ी संकट आया, बेरोजगारी बढ़ी, लोग सड़कों पे आ गए और काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए। लुई फिलिप को भागना पड़ा, ये मेन बात हुई है। जिस लुई फिलिप को रूढ़िवादी व्यवस्था के अंदर अध्यक्ष बनाया था उसको भागना पड़ा। राष्ट्रीय असेंबली जो थी आप नेशन असेंबली, उसके अंदर गणतंत्र की घोषणा की और उसके अंदर जो काम हुए 21 साल से ऊपर वालों को सबको वोटिंग का अधिकार दे दिया गया, काम का अधिकार दे दिया गया, राष्ट्रीय कारखाने, यानी इतना सारा बदलाव हो गया उसको, यानी देश के मुखिया को भागना पड़ा। बड़ी बात है ये। और ऐसी चीज़ें इंडिया में तो नहीं हुई हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अगर ऐसे साहित्य के जो आंदोलन है उनकी बड़ी कमी आज तक रही है। और ये जो कमी है आजकल तो इसने सोशल मीडिया ने इसका स्थान ले लिया, साहित्य को तो कोई पढ़ता ही नहीं है। लेकिन उस टाइम में यूरोप के अंदर जो रूमानीवाद यानी सांस्कृतिक आंदोलन हुआ था उसने बड़ा योगदान किया। वैसे ही आज के टाइम में सोशल मीडिया कर रहा है। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये साहित्य का ज्ञान है, ये परमानेंट ज्ञान है। इसके द्वारा जो आंदोलन है वो लंबे चलते हैं और इनका एक स्थायी समाधान होता है। और बाकी जो आंदोलन चलते हैं सोशल मीडिया के जो चल रहे हैं, इससे सत्ता भी हासिल कर लो लेकिन उस सत्ता के स्थिरता के ऊपर खतरा मंडराता रहता है। एक घटना और बताइए, 1845 के अंदर सिलेसिया की बताई है। यहाँ पर बुनकरों और ठेकेदारों का ये कोई आपस में विवाद रहा। एक्चुअल में बुनकर ठेकेदारों से सामान ले जाते और बना के ठेकेदार को दे देते। ठेकेदार कमीशन के रूप में बहुत सारी कमाई कर लेता था। इसके बारे में पत्रकार विलियम वोल्फ ने एक घटना बताई है और इसके अंदर बताया कि यहाँ की आबादी 18,000 की आबादी है और ये सारा सूती कपड़े से जुड़े हुए लोगों का मामला है और ये बुनकर बनाते हैं। ठेकेदार इनसे कमीशन बेस के ऊपर काफ़ी कमा लेते हैं। श्रमिकों की हालत बड़ी ख़राब है।
4 जून की बात बता रहे हैं 1845 की। बुनकर सारे दोपहर को 2 बजे घरों से बाहर आते हैं, 2 लाइनों में ठेकेदार के कोठी की तरफ यानी ठेकेदार के महल की तरफ और जाते हैं, और वहां जाके ये अपनी मांगों के ऊपर बातें करते हैं, और धीरे धीरे बात जो है वो उग्र होती जाती है। जबरदस्ती घर में घुस के वहाँ घर में सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ देते हैं, और उसके भंडार गृह में घुस के कपड़ा लूट लेते हैं। ठेकेदार है वो पड़ोस के गांव में भाग जाता है, पड़ोस वाले गांव के भी मना कर देते हैं कि इसने बहुत लूट खसोट करी है, इसने बुनकरों को यानी श्रमिकों को बहुत परेशान किया है, बहुत मार बनाया है, इसको कोई शरण नहीं देगा। तो कुल मिला के वहाँ फौज आती है, 24 घंटे में फौज आई, टकराव हुआ, बहुत सारे बुनकर इस गोलीबारी में मारे भी गए। कुल मिला के अगर इस तरह के विद्रोह होते हैं तो कुछ कैजुअलिटी तो होंगी, लेकिन ये एक आईना दिखा जाते हैं जिसके सारे राष्ट्र की नींव जो है और मजबूत हो जाती है। 1848 में क्रांति, उदारवादियों की क्रांति की बात करें तो देखो 1848 तक जो बातें हैं वो सारी क्लियर होती जाती हैं। और यहाँ पर जो 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, और उनके पैरेलल में ही, ठीक है, उनके समांतर में पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की भी एक क्रांति हो रही थी, यानी दोनों साइडों में क्रांतियां चल रही थी। और 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी, गणतंत्र की स्थापना होती है, मताधिकार दिया जाता है, और बहुत सारे जो राष्ट्र अभी अस्तित्व में नहीं आए थे वहां पर भी संविधानवाद की मांग उठती है, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियो हंगेरियन साम्राज्य, वहां पर भी संविधानवाद की मांग उठती है कि संविधान लागू हो हमारे यहाँ राजतंत्र खत्म हो और संविधान लागू हो। राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के साथ साथ ये भी जोर पकड़ी, असंतोष बढ़ता गया, राष्ट्र निर्माण की मांग और तेज बढ़ती गई। और मांगों के अंदर क्या मांग? राष्ट्र, राज्य, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी, ये जो चीज थी इनके अंदर सबका फोकस रहा है कि ये चीज लागू हो जाएंगी तो हम एक स्वतंत्र देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेंगे। और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया। और यानी जर्मनी के अंदर ये सर्व जर्मन नेशनल असेंबली, इसके पक्ष में वोटिंग हुई और 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। ये फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ चली थी? सेंट पॉल चर्च में चली है, यानी स्टार्टिंग यहीं से हुई, बाद में संसद भवन बन गया इनका। और उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। कुल मिला के देखो ये सारी चीजें किस ओर ले जाती हैं? एक लोकतंत्र स्थापना की ओर ले जाती हैं। राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी जिसे संसद के अधीन रखा गया, यानी कंप्लीट लोकतंत्र नहीं आया, लेकिन एक संसद जिसका एक संविधान, उसके अंडर में राजा काम करेगा। और जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के। लेकिन वो जो राजा था उसने भी ये सोचा कि मुझे ये जो ताज पहनाया जा रहा है इसका कोई मतलब नहीं, इसके ऊपर संसद है, मुझे संसद की बात माननी पड़ेगी। तो ये जो चीज है धीरे धीरे यानी पूर्ण लोकतंत्र की ओर लेके गई। और जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया, संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था जिन्होंने मजदूर और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे उनका समर्थन खो बैठे। और अंत में सैनिकों को बुलाया, नेशनल असेंबली भंग हो गई, यानी कंप्लीट, यानी वहां पर जो स्थितियां हो गई, पहले जिस प्रकार से राजा को स्थापित किया उसके ऊपर संसद रही, बाद में संसद को भी डिसॉल्व करके यानी पूर्ण लोकतंत्र की ओर एक कदम बढ़ा। यानी उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं ने भी काफी बढ़ चढ़कर भाग लिया और महिलाओं ने भी ये कहा कि हमारा जो योगदान है उस योगदान के सहारे भी आगे बढ़ा जाए, यानी उनको संगठन बनाने की, उनको आवाज उठाने की, प्रदर्शन करने की,
चुनाव में भाग लेने की आज़ादी मिली। यही तो नारीवाद है। नारीवाद के बारे में बताया है। वैसे नारीवाद के ऊपर मेरा एक वीडियो भी है, वो भी आप जरूर देखें। नारीवाद में क्या है, स्त्री पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं को अधिकारों और हितों का बोध, ये नारीवाद के अंदर है। और नारीवाद की बातों को समझाने के लिए कि यहाँ पर कहानी भी है, इसको भी आप देख लें। यानी स्वतंत्रता और समानता पर महिलाओं के लिए क्या अर्थ है, स्वतंत्रता, इसके बारे में जर्मनी के सांसदों ने क्या कहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई भी हैं। इसके बाद में जो चीज़ है, देखो, ये जर्मनी की संसद के अंदर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को दिखाती हुई एक तस्वीर भी है कि बाद में महिलाओं ने जर्मनी की दीर्घा के अंदर बैठ के और किस प्रकार से अपने आप को जर्मनी के कर्ता धर्ताओं के रूप में आगे किया, और आज भी महत्वपूर्ण है। और आज भी जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मार्केल, यानी एक महिला है, और उस समय महिलाओं ने कितना संघर्ष किया था कि हमारे को राजनीतिक भागीदारी दी जाए, हमारे को प्रेस की आज़ादी मिले, हमको बोलने की आज़ादी, हमारे को यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसके लिए जर्मनी की महिलाओं ने आंदोलन किया, और आज जर्मनी के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं का प्रतिनिधित्व काबिल तारीफ है। इंडिया के अंदर तो अभी संसद के अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत पिछड़ा हुआ, उसके लिए बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए, लेकिन कोई सा भी अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। इसके बाद में जो बातें हैं, देखो, ये सारी चीज़ समझा दी मैंने। ये वहाँ महिला बैठी हुई हैं, और हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन को रोका जा सकता है। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्यम और पूर्वी यूरोपीय निरंकुश राजशाहियों ने अपने परिवर्तनों को आरंभ किया, और पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैम्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त हुई। हैम्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता दी, हालांकि इनसे निरंकुश मग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता भी साफ हुआ। कितने सारे, हम कंप्लीट डेमोक्रेसी अभी नहीं आया है, यानी 1848 तक इतने सारे परिवर्तन हुए, यानी काफ़ी चेंज किया। बंधुआ मजदूरी समाप्त हुई, भूदासत्व की जो बात थी वो कम हुई, काफ़ी स्वायत्ताएं दी गई। तो उनको लगा, किनको, राजाओं को लगा कि उदारवादी और राष्ट्रवादी का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को हम युद्ध के द्वारा नहीं दबा सकते। इनको दबाने के लिए हम इनको कुछ रियायतें देंगे तो हम कुछ समय तक और राज कर लेंगे, वरना हमारा राज छिन जाएगा। तो ये वार्ता थी। इसके अंदर हमारा प्रयास था कि 30 से 48 के बीच में किस प्रकार से घटनाएं घटी, उनको समझाने का। फिर भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हम जल्द ही आगामी वीडियो के साथ आपसे पुनः मुखातिब होंगे। तब तक आप इसको समझें, आप अन्य वीडियो का भी आनंद लें। हमने बहुत सारे वीडियो डाल रखे, पॉलिटिकल के, सामाजिक ज्ञान के, विज्ञान के, राज व्यवस्था के, आपके इलेक्शन सिस्टम के, सभी के वीडियो हैं। सभी तक इसको साझा करें। आप वीडियो में जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।